प्राचीन भारतीय इतिहास के सबसे पहले स्रोत से पूछे जाते हैं। तो स्रोत में हमें क्या क्या जानना है ये सबसे पहले बता देते हैं। सबसे पहले हमें जानना है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जानने हैं कि पुरातात्विक स्रोत से क्या क्या पूछे जाते हैं। फिर दूसरे नंबर में हमको जानना है साहित्यिक स्रोत, क्योंकि भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत, इतिहास लिखने के लिए जो साहित्यिक स्रोत का प्रयोग किया गया, तो उन साहित्यिक स्रोत को भी जानना है। तीसरा में हमको जानना है विदेशी विवरण, विदेशियों का विवरण जानना है। विदेशी ने क्या क्या वृत्तांत लिखे हैं और उनसे प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो उन चीज़ों को हमको जानना है। साथ ही हमें इन तीनों के जानने के बाद, सबसे पहले इन तीनों को हम समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम इन तीनों को समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत जो होता है ये एक प्रकार का, मतलब समझिए कि वस्तुएं का स्रोत है, जो पुरानी वस्तु, पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन वस्तुएं, जिनसे इतिहास लिखने में इतिहासकारों ने मदद ली है। तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, मैं सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत की चर्चा करता हूँ। नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक जो स्रोत होगा, पुरातात्विक होगा, पुरातात्विक, ये पुरातात्विक स्रोत में आते हैं आपका अभिलेख, अभिलेख आता है। फिर दूसरे नंबर पर हमें सिक्के को पढ़ना है, सिक्के से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरे नंबर में हमें साहित्यिक, उसके बाद दो ही चीज है जो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, इन दोनों को हम जान लेते हैं। अभिलेख को, तो अभिलेख का अध्ययन पूछा जाता है कि अभिलेख का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो एपिग्राफी कहलाता है। एपिग्राफी आप सुने होंगे, एपिग्राफी, इस बात को ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज से। एपिग्राफी शब्द आपका महत्वपूर्ण है। और ये एपिग्राफी जो होता था वो ताम्रपत्रों पर, मुद्राओं पर उकेरा जाता था, मतलब या पाषाण पर, पाषाण कहे तो पत्थरों पर उकेरा जाता था। तो ये सारे पत्थरों पर उकेरा गया शब्द या ताम्र पत्रों पर या आप कहें स्तंभों पर, इन सभी पर जो लिखा गया, उन सभी को हम एपिग्राफी कहते हैं। अगर हम अभिलेख की बात करें तो सबसे प्राचीन अभिलेख की चर्चा होती है, वो मध्य एशिया का अभिलेख है। मध्य एशिया का अभिलेख सबसे प्राचीन अभिलेख है, ठीक है। मध्य एशिया का अभिलेख जिसका नाम है बोगज कोई, बोगज कोई याद रखना है, बोगज कोई। ये बोगज कोई जो है आपका सबसे प्राचीन है और मध्य एशिया में है। लेकिन भारतीय अभिलेख की बात करें तो भारत में अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीन, ठीक है। भारत में अशोक का अभिलेख सबसे प्राचीन है। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। लेकिन विश्व में पूछे तो मध्य एशिया का बोगज। आइए हम, और भी चीज़ें हैं जो अभिलेख से पूछा जाता है, लेकिन अगर हम एक चीज़ और पूछे जाते हैं एग्जाम में कि भारत का जो पुरातत्व विभाग है उसके जनक कौन है, किसने पुरातत्व विभाग बनाया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का व्यक्ति है। अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम, यही पुरातत्व विभाग बनाया था। इसीलिए हम भारतीय पुरातत्व विभाग के इसके जनक के रूप में जानते हैं। अगर हम बात करें अभिलेखों की तो अभिलेख में एक एरन अभिलेख है जो आपको ध्यान रखना है। एरन अभिलेख किस लिए ध्यान रखना है सर, तो एरन अभिलेख हमें ये बताता है कि सती प्रथा थी, ठीक है। सती प्रथा का जो साक्ष्य है वो हमें एरन अभिलेख से ही प्राप्त हुआ है। इसमें जो है भगवान पर हुनराज तोमर का अंकित किया गया जो चित्र है वो हमें सती प्रथा होने का प्रमाण दे रहा है। तो हमें ये सती प्रथा होने के लेकर के इसे याद रखना जरूरी है। ऐसे ही कई अभिलेख हैं, जैसे में पहला हम बता दें हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा, हाथी गुम्फा जो अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख है, ये आपको खारवेल की चर्चा करता है। और खारवेल कौन था,
तो खारवेल कलिंग का राजा था। खारवेल, इस बात को ध्यान रखिएगा कि खारवेल, राजा खारवेल की चर्चा किस अभिलेख में है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। ये एक ऐसा अभिलेख है जो तिथि रहित है, अर्थात इस पर कोई तिथि नहीं है, तो डायरेक्टली इसके विशेषताओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा बात करें तो गिरनार, जिसको हम जूनागढ़ अभिलेख कहते हैं, गिरनार के नाम से भी जाना जाता है, गिरनार अभिलेख। और गिरनार अभिलेख से हमें सुदर्शन झील की जानकारी मिलता है, अर्थात सुदर्शन झील की बात करें तो इसमें जो है एक राजा था रुद्रदामन, रुद्रदामन नाम का व्यक्ति था, रुद्रदामन जो मलेक्ष था, ठीक है। ये सुदर्शन झील का रिपेयर करवाया था, जीर्णोद्धार करवाया था, इसीलिए इसी अभिलेख में इसकी प्रमाण मिली है। तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख कहे तो सुदर्शन झील के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा बात कर ले हम, तो तीसरा अभिलेख आपका है नासिक अभिलेख, जो सतवाहनों की जानकारी देती है। नासिक अभिलेख जो है सतवाहनों की जानकारी देती है। और ये सतवाहन कौन थे? ब्राह्मण वंश थे, इस बात को ध्यान रखना है। सतवाहनों की जानकारी हमें किनसे मिलती है? तो नासिक अभिलेख से मिलती है। और इसमें खास करके एक राजा है गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये सतवाहन राजा ही थे, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद हमें चौथा अभिलेख की बात करें तो आपका है प्रयाग स्तंभ, ठीक है। प्रयाग स्तंभ जो है ये भी एक अभिलेख है, और ये इसमें हमें समुद्रगुप्त की जानकारी मिली है। समुद्रगुप्त, इस बात को ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त अर्थात गुप्त वंशज की जानकारी हमें समुद्रगुप्त के दिग्विजयों की जानकारी मिली है कि कभी वह पराजित नहीं हुआ, तो उनकी जानकारी हमें इसी अभिलेख से मिला है, प्रयाग स्तंभ, ठीक है, स्तंभ अभिलेख से हमें। तो इतनी बात आपको अभिलेख से जानकारी है, लेकिन अभी और भी कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसकी हम चर्चा करेंगे। एक अब हम बता दें पांचवा में एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख की जानकारी हमें क्या दे रहा है? तो पुलकेशिन द्वितीय का नाम सुने होंगे, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था, और इन दोनों के भी मध्य युद्ध जो लड़ी गई थी युद्ध, उसकी जानकारी हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। तो एहोल अभिलेख किस लिए हमको ध्यान रखना है? तो मिलान करने के लिए वहाँ एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ये सारी चीजें को ध्यान रखना है। हालांकि जब हम इन राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इसकी चर्चा करेंगे, तो रिपीट हो जाएगा, और रिपीट हो जाएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बता दें कि एक अभिलेख है आपका जूनागढ़, एक अभिलेख जूनागढ़ गिरनार में है, ठीक है। एक है भीतरी जूनागढ़ अभिलेख जो स्कंद गुप्त की जानकारी देता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपसे भीतरी जूनागढ़ पूछेगा, ठीक है, तो वो आपको है स्कंद गुप्त की जानकारी, स्कंद गुप्त, इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्कंद गुप्त की जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है? तो भीतरी जूनागढ़। उसके बाद बहुत सारे अभिलेख है जो हम जल्दीबाजी में आपको चर्चा करके थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। ऐसे भरहूत अभिलेख है, उसके बाद एरन अभिलेख है। तो एरन अभिलेख तो हम अभी बता ही दिए हैं कि सती प्रथा के लिए प्रचलित था, और ये भानुगुप्त से संबंधित था। एरन अभिलेख सती प्रथा के लिए संबंधित था। तो हमने अभिलेख को बता दिया है पुरातात्विक स्रोत में। अब हम सिक्के की जानकारी, जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सिक्कों में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। तो सबसे पहला तो ये याद रखना है कि सिक्के का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। मुद्रा शास्त्र, इस बात को ध्यान रखिएगा, मुद्रा शास्त्र, सिक्कों का अध्ययन जो है मुद्रा शास्त्र कहलाता है, जिस तरह से अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी हमने बताया है, ठीक है। अब सिक्के जो होते थे वो तांबे, चांदी, सोना, सीसा के बनाए जाते थे, ठीक है। सिक्कों को हम इससे बने जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उनको आहत सिक्का के नाम से जाने जाता है। आहत सिक्का, इस बात को ध्यान रखिएगा, प्राचीनतम सिक्का किस नाम से जाना जाता है? तो ये आहत शब्द आपको ध्यान रखना है, आहत सिक्के के नाम से जाने जाते थे। इसको हम साहित्य में कसारपन भी कहते थे, कसारपन, इस बात को ध्यान रखिएगा, कसारपन भी कहा जाता है। तो कसारपन भी प्राचीनतम सिक्के का नाम है, साहित्य में लिखा गया है, ठीक है।
मैं आपको बता दूं कि कनिष्क के सिक्के बौद्ध धर्म के अनुयायी की प्रमाण देता है। अर्थात कनिष्क के सिक्का ये बताता है कि उन्होंने बौद्ध धर्म को माना था। आगे समझ में, इंडो जो यूनानी थे उनकी जानकारी भी सिक्के हमें देता है, इंडो यूनानी। ठीक है, उसके बाद आपको हम बता दें कि सिक्के बहुत ही कम मात्रा में उस समय जो होते थे वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। आरंभिक सिक्के चांदी के ही होते थे, इस बात को ध्यान रखना है कि शुरुआती जो सिक्के बने थे वे चांदी के ही सिक्के बने थे। और इस सिक्के का नाम पंचमार्क था। जो चांदी का सिक्का होता था उसका नाम पंचमार्क हुआ करता था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि पंचमार्क क्या चीज के सिक्के होते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि चांदी के सिक्के हुआ करता था। अब इसमें जो है ना बनाने की जो कला थी वो कला के लेकर के विभिन्न शैलियां प्रसिद्ध हो गई थी। मतलब बनाने की जो कला हो, मंदिरों को बनाने में या कोई भी चीज को बनाने की जो कला थी वो कला के लेकर के विभिन्न शैली हो गई थी, जिसमें से शैलियों से एग्जाम में पूछा जाता है। एक नागर शैली है, नागर शैली आपको ध्यान रखना है। एक आपका है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली है। और तीसरा शैली आपका बेसर शैली है। तो ये तीनों शैली से पूछे जाते हैं प्रश्न, ये ध्यान रखिएगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो कैसे पूछे जाएंगे? तो जो मंदिर बने होते थे उत्तर भारत में वो नागर शैली से बने होते हैं। जैसे आप देखते होइएगा कि इस आकृति का मंदिर हुआ करता है अपने यहाँ, ठीक है, ऐसे बना करता है, तो इसको हम नागर शैली कहते हैं। और बेसर शैली का जो छत होता है, जो द्रविड़ शैली का होता है वो छत चपाट होता है, मतलब इस तरह का त्रिकोणिया नहीं होता है, तो उस शैली का नाम आपका द्रविड़ शैली है। और इन दोनों का जो मिश्रण होता है, जो मध्य भारत अगर पूछा जाए तो इन दोनों के मिश्रण जो बनता है उसका नाम बेसर शैली है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सिक्के की जानकारी से हमें क्या क्या चीजें और पुरातात्विक स्रोतों से हमें क्या क्या चीजें मिलती है हमने बताया है। अजंता की से ही प्राप्त होते हैं। वहां पे अजंता की गुफा भी एक प्रकार का पुरातात्विक स्रोत है, क्योंकि उसके पत्थरों पर कुछ शब्द उकेरे गए हैं, कुछ चित्र बनाए गए हैं। तो इससे हम कहते हैं कि वो अजंता की जो गुफा है वो भी एक पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती है। और उसमें क्या चीज का, माता और शिशु का चित्र बना हुआ है, उसमें मरणासन राजकुमारी के चित्र बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा जाता है कि मरणासन राजकुमारी का जो चित्र है वो किस गुफा पर उत्कीर्णित है, तो अजंता की गुफाएं पर उत्कीर्णित है। ठीक है, और ये जो है एक गुप्त कालीन, मतलब गुप्त काल में बनाए गए थे, तो ये गुप्त कालीन है, इस बात को ध्यान रखना है। तो मैंने पुरातात्विक स्रोत को अच्छे से बारीकी से बताया है, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, इतनी बात आपको ध्यान रखना है। आइए हम दूसरा नंबर में आपको बताए थे साहित्यक स्रोत। साहित्यक स्रोत इतिहास के हैं, माने भारतीय प्राचीन इतिहास अगर पढ़ेंगे तो वो पुरातात्विक स्रोत का तो अनुसरण करता ही है, साथ में साहित्यक स्रोत का भी अनुसरण करता है। जितने भी एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे देखने को मिलेगा। साहित्यक स्रोत की बात करें तो साहित्यक स्रोत दो प्रकार का होगा। एक आपका होगा धार्मिक साहित्य, धार्मिक, एक धर्म से रिलेटेड होगा जिसको धार्मिक साहित्य कहेंगे। और एक होगा लौकिक साहित्य जो कथा से रिलेटेड होगा। लौकिक साहित्य जिसमें कथाएं होंगे और इसमें धर्म होंगे। तो ये दो तरह के साहित्य हैं। साहित्य, तो सबसे पहले हम वैदिक साहित्य की जानकारी आपको बताएंगे कि ये जो पुरातात्विक साहित्य, हम सबसे पहले आपको वैदिक साहित्य बताएंगे। वैदिक साहित्य आप परिचित होंगे पहले से भी। वैदिक साहित्य में आपको ध्यान ये रखना है कि वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये भी पूछा गया है कि वेद का शाब्दिक अर्थ आखिर होता क्या है। वैदिक साहित्य में वेद को ही पढ़ाए गए होंगे, तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है, उस समय सुनने की परंपरा चलती थी जिसको श्रम या श्रुति कहा जाता था, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसकी जो रचना है वो देवप्यान वेद व्यास के जरिए जो है ना ये साहित्य लिखा गया था, मतलब रचा गया था। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका आता है ऋग्वेद।
ऋग्वेद से आप परिचित होंगे और इसके बारे में काफी हद तक जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे चीज हैं जो आपको याद नहीं हुआ होगा, उनको हम याद कराने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले याद रखना है कि इसमें 10 मंडल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 10 मंडल है और 1028 सूक्त है, 1028 सूक्त है, ठीक है। और 10,462 ऋचाएं हैं, ऋचाएं हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अर्थात हम आपको बता दिए हैं कि इतनी चीज डाटा फैक्ट है और डाटा फैक्ट से कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ये याद नहीं होता रहता है। अर्थात इसको बार बार रिवाइज करने से ही याद होगा। आइए हम जानते हैं कि जो ऋचा को पढ़ा है उसे होत्री कहा जाता है। होत्री, इस बात को ध्यान रखिएगा, ऋचा को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो कौन सा मंडल, 9वां मंडल है, वो 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा है। इस बात को ध्यान रखिएगा। कुल 10 ही मंडल है, जिसमें से 9वें मंडल में सोम देवता की जानकारी है। सोम देवता, इस बात को ध्यान रखिएगा कि 9वें मंडल में सोम देवता की जानकारी मिलती है। वही विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, मतलब विश्वामित्र जो तीसरा मंडल रचा है, तो उस तीसरे मंडल में आपको ध्यान रखना है कि गायत्री मंत्र की चर्चा है। सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, मतलब देवी सावित्री के लिए वो गायत्री मंत्र गाया गया था, तो उसकी चर्चा तीसरे मंडल में है। तो 9वें मंडल, तीसरे मंडल, टोटल 10 मंडल है, जिसमें से आपको 10वें मंडल की भी बात याद रखने हैं, क्योंकि इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10वें मंडल में क्या है। तो 10वें मंडल में आपको ध्यान रखना है, ये अंतिम मंडल है और बाद का मंडल है, और इसमें ही मात्र इसी में शूद्रों की चर्चा है। शूद्रों की चर्चा मात्र इसी में है, अन्य किसी मंडल में चर्चा नहीं है। इसमें 4 वर्णों की चर्चा है। 4 वर्ण में आपको ध्यान रखना है कि 4 वर्ण में एक ब्राह्मण था, एक क्षत्रिय था, एक वैश्य था, एक शूद्र था। जो कहा जाता है कि जो ब्रह्मा के मुख से निकला, ठीक है, पौरुष जो मुख से निकला वो ब्राह्मण, जो भुजा से निकला वो क्षत्रिय, जो जंघाओं से उत्पन्न हुआ वो आपका वैश्य, और जो चरणों से उत्पन्न हुआ वो आपका शूद्र माना गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। इसमें एक फैक्ट और पूछे जाते हैं कि इंद्र की चर्चा टोटल 250 बार है, और अग्नि की चर्चा 200 बार है। अग्नि की चर्चा की बात करें तो टोटल 200 बार है। और उसके बाद और भी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। सिंधु की चर्चा कई बार किए गए हैं, इस बात को ध्यान रखें। अनगिनत बार, मतलब सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी की चर्चा है, इस बातों को ध्यान रखना है। तो अब हम बता दें आपको कि इसमें 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में ही प्राप्त है। यूनेस्को द्वारा इसके पांडुलिपि, जितने भी 30 पांडुलिपि है, जिसको वर्ल्ड साइट पर रखा गया है 2007 में। 30 को पांडुलिपि को मतलब विश्व धरोहर की सूची में रख दिया गया। तो इस बात को ध्यान रखना है। ये फैक्ट थे। इसमें आपको हम बता देते हैं कि अब दूसरा जो वैदिक साहित्य है वो यजुर्वेद है। यजुर्वेद, और यजुर्वेद कर्म कांडों का वेद है। इस बात को ध्यान रखना है, कर्म कांडों का वेद, ठीक है। कर्म कांडों का वेद अगर आपसे पूछे तो आपका यजुर्वेद है, इस बात को ध्यान रखना है। क्योंकि ऋग्वेद में तो धार्मिक चीजें चली हैं, लेकिन कर्म कांडों का वेद यही है, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता था उसको हम अधर्व्यू कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अधर्व्यू कहा जाता है इसके पुरोहित को। इसके 2 भाग बनाए गए हैं। यजुर्वेद को 2 भाग बनाए गए हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद। इस बात को ध्यान रखिएगा कि किस वेद के 2 भाग कृष्ण और शुक्ल है, तो यजुर्वेद। इतनी जानकारी आपको ध्यान रखना है। मैं अब तीसरी वेद की चर्चा करूंगा। तीसरी वेद आपका है सामवेद,
ठीक है। और सामवेद जो है संगीतों का वेद है, इस बात को ध्यान रखिएगा, संगीतों का वेद है। और ऑलरेडी आपको ये पता ही होगा कि संगीतों का वेद सामवेद है। लेकिन चर्चा इस बात की करनी है कि इसको जो गाने वाला है उसे क्या कहा जाता है। इसे गाने वाला उद्गाता उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। इसको गाने वाला को क्या कहते हैं, उद्गाता कहते हैं। एक मिनट स्टॉप। उद्गाता को आपको ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद के जो संगीत गाने वाले थे उनको उद्गाता कहा जाता है। या भारतीय संगीत के जनक आपसे पूछे तो यहीं से है, ठीक है। इस सामवेद में कुल 1875 ऋचा है, इस बात को ध्यान रख लीजिए। और जिसमें से 75 अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। मतलब 75 से अतिरिक्त शेष जो है ना ऋग्वेद से ही, 75 को छोड़ करके शेष ऋग्वेद का ही है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वेद जो है आपका वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद अथर्वा के ऋषि अथर्वा के नाम पर रखा गया है। इस बात को ध्यान रखना है कि ऋषि अथर्वा के नाम से, ठीक है। इसमें जादू टोना की चर्चा है और कांड है, सूक्त है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। ये सबसे बाद का वेद है और एकमात्र वेद है जिसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया। तो सती प्रथा की जानकारी किस वेद से मिलता है, इसकी आपको अथर्ववेद ध्यान रखना है। तो इतना चीज हमने आपको बता दिया है कि ऋग्वेद से आपको क्या क्या चीजें याद रखना है। शिल्पकारों की चर्चा भी आपका अथर्ववेद में ही चला है। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो आपका हो गया साहित्य में वैदिक साहित्य। लेकिन साहित्य में सिर्फ वैदिक साहित्य ही नहीं थे। मैं साहित्य की चर्चा करूं तो एक नंबर में आपको वैदिक साहित्य ही पढ़ना होता है जो भारतीय इतिहास का बताता है। दूसरा नंबर में आपको ब्राह्मण साहित्य है। और तीसरा नंबर में आपको बता दें कि आरण्यक साहित्य है। और चौथा नंबर में आरण्यक साहित्य के बाद आपको पढ़ना है स्मृति साहित्य है। और स्मृति साहित्य के बाद चौथे नंबर के बाद आपका 5वें नंबर में आपको पढ़ना है जैन साहित्य। उसके बाद आपको बौद्ध साहित्य है। तो ये सारे बौद्ध साहित्य हैं। इन सभी साहित्यों से हमें क्या है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अर्थात जब हम पुरातत्व चीज को, हमारे इतिहासकारों ने पुरातत्व को देखा तो उसके बाद उनको जब समझ नहीं आया तो उन्होंने सहायता के लिए साहित्य पढ़ना शुरू किया। और जब साहित्य और स्रोत दोनों जो जहाँ मेल खाया तो उसी को इतिहास प्रमाणिक रूप में माना गया, ठीक है। तो वैदिक साहित्य तो हम आपको बता ही दिए हैं। हम ब्राह्मण साहित्य की चर्चा करेंगे कि ब्राह्मण साहित्य में कौन कौन से आएंगे। तो ब्राह्मण साहित्य भी वैदिक साहित्य के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा लिखा गया है। तो ब्राह्मण साहित्य भी वैदिक साहित्य आते हैं। लेकिन इसमें ऋग्वेद में उपनिषद, जैसे ऋग्वेद का उपनिषद होता है अलग, उसके बाद है यजुर्वेद का अलग उपनिषद है, सामवेद का अलग उपनिषद है, अथर्ववेद का अलग उपनिषद है। तो वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आए गए, ठीक है। ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो कौशितकी आपको